हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। माय नेम इज चेतन अभिनव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज हमारे पता है संसाधन। अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है रिसोर्सेज, सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, ऑल दिस थिंग हैज समथिंग कॉमन। तो इसमें क्या कॉमन है? वाटर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, वेजिटेबल देखिए, इस सब में एक कॉमन है कि ये सब एक रिसोर्सेस है, ये एक संसाधन है। क्या है? ये सब संसाधन है। कैसे? संसाधन क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके, वो रिसोर्स होता है। ये बार बार मैं आपको कह दिया। जैसे वाटर जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद क्या होता है कि आपकी प्यास बुझ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर रिसोर्स का काम किया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको हवा में रहने का मन है, आपको गर्मी लग रहा है, तो आप कूलर पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे, जिससे आपकी गर्मी भाग जाएगी, है ना। तो वो क्या होगा, वहाँ पर भी आपका ये रिसोर्स का काम कर रहा है। ये भी आपकी ज़रूरतमंद है चीज़ है, और वो यहाँ पर आपकी इसकी ज़रूरत थी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये भी एक रिसोर्स हो गया। वेजिटेबल, मान लीजिए आपको विटामिन की कमी है, आपको विटामिन की नीड है, तो आप ऐसा वेजिटेबल खा लीजिए, विटामिन रिच वेजिटेबल खा लीजिए, जिससे आपकी विटामिन की कमी चली जाएगी। तो यहाँ पर रिसोर्सेज वो चीज़ होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकें। जैसे कि पानी हम लोग को प्यास से बुझा रहा था, यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को गर्मी से भगा रहा, गर्मी से हम लोग को जो गर्मी लग रहा था, गर्मी हमसे दूर कर रहा था। फिर यहाँ वेजिटेबल हम लोग का कुछ हम लोग को प्रोटीन दे रहा है, और कुछ विटामिन दे रहा है, हम लोग को एनर्जी दे रहा है वेजिटेबल हम लोग को, तो ये भी नीड्स को पूरा कर रहा है ना। तो रिसोर्सेज समझ में आना चाहिए जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके। ऐसे दुनिया में कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को पूरा कर सके वो सब एक रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये रिसोर्स होता है, जिसका हिंदी होता है संसाधन। दे प्रोवाइड अ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यही वाटर यहाँ पर यूटिलिटी का काम कर रहा है। जैसे कि मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, तो पानी यहाँ पर क्या किया? पानी यहाँ पर क्या एक रिसोर्स है, तो उसको हम लोग यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। तो पानी जो वाटर है ये यहाँ पर यूटिलिटी का काम कर रहा है। हालांकि वाटर एक रिसोर्स है, लेकिन इसको आप यूटिलिटी कह सकते हो। यहाँ पर एक यूटिलिटी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर यूटिलिटी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर यूटिलिटी का काम वाटर कर रहा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी एक यूटिलिटी है, वेजिटेबल भी एक यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्लियर है कि अगर हमको मुझे प्यास लगा तो मैंने पानी पिया, तो पानी क्या है? एक रिसोर्स है, और ये एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वही यूटिलिटी को लेने के लिए अभी समझेंगे वैल्यू पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो तो अभी नीचे में साइड में, पहले ये समझते हैं। वी नीड दैम, दे सेटिस्फाई आवर नीड। हम लोग को उनकी ज़रूरत है। किनकी ज़रूरत है? रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यूटिलिटी की ज़रूरत है, और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है। और आपको यूटिलिटी क्लियर नहीं है तो मैं फिर से कह दूँ कि यूटिलिटी वही चीज़ है जो रिसोर्स होता है। जैसे कि मुझे प्यास लगी, मैं पानी पिया, पानी यहाँ पर रिसोर्स का काम किया, और पानी को आप यूटिलिटी भी कह सकते हो। यहाँ पर पानी यूटिलिटी का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का काम कर रहा है, और यहाँ पर वेजिटेबल यूटिलिटी का काम कर रहा है। तो ये इनकी हम लोग को ज़रूरत है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। ऑब्वियस ही बात है, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वेजिटेबल हो, इन तीनों की ज़रूरत है। और तीनों क्या, बहुत चीज़ रिसोर्स है हमारा। जैसे कि हम लोग को चेयर की ज़रूरत है, टेबल की ज़रूरत है, हम लोग को पंखे की ज़रूरत है, हम लोग को बहुत चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये सब हम लोग का ज़रूरत है, हम लोग का नीड पड़ता है ये सब का। तो ये सब क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। ये सब क्या हो गया? ये हम लोग को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उस यूटिलिटी को लेने के लिए क्या होता है? हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ता है? वैल्यू पे करना पड़ता है। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे समझते हैं। देखिए, आपको रिसोर्स क्लियर हो गया, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारी नीड्स को पूरा करे, वो रिसोर्स होता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? वही चीज़, जैसे कि मैंने पानी पिया, वाटर जो मेरी प्यास को बुझाया, वो वाटर क्या हो गया? यूटिलिटी हो गया। आप बोलिएगा कि ये तो रिसोर्स है, ये रिसोर्स भी है, यूटिलिटी भी है। ठीक है, वो एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वाटर यहाँ पर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर वेजिटेबल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस यूटिलिटी को लेने के लिए एक वैल्यू पे करना पड़ता है। ऑल दीज रिसोर्सेज हैव वैल्यू। ये सारी रिसोर्सेज, ये सारी यूटिलिटी, सिनोनिम्स वर्ड कह सकते हैं यूटिलिटी और रिसोर्सेज को, है ना। एक ही चीज़ है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। वाटर यूटिलिटी भी कर सकते हैं आप, रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज को लेने के लिए हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है। और वैल्यू इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक होता है। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फिर से ऊपर से। रिसोर्सेज वो चीज़ होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, जो हमारी नीड्स को पूरा करें, जो जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेबल, चेयर, अदर एक्सेट्रा दे आर रिसोर्सेज। और वही रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है,
फिर हम लोग समझे कि रिसोर्सेज के लिए हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है। वैल्यू इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक होता है। कैसे? रिसोर्सेज के लिए वैल्यू पे करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग को पानी पीना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 रुपये देंगे, बॉटल ले लेंगे और पानी पी लेंगे। तो यहाँ पर वाटर हो गया एक इकोनॉमिक रिसोर्स, एक इकोनॉमिक वैल्यू हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया वाटर। और नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रकृति के बीच में रहना पसंद है, लैंडस्केप के बीच में रहना पसंद है, फॉरेस्ट के बीच में रहना पसंद है, तो आप रह सकते हैं, उसके में कोई पैसा नहीं लगेगा। भगवान ने जब प्रकृति को बनाया, नेचर को बनाया, तब आपसे पैसा मांगा था? नहीं ना मांगा था। तो आप रह सकते हैं माउंटेन के बीच, आप लैंडस्केप फॉरेस्ट में जा सकते हैं, आपसे तो भगवान पैसा नहीं लिए, है ना, वगैरह। देखिए, आप बोलेगा क्या ये नीड है? हाँ, ये हमारी नीड है, ये भी एक रिसोर्स है ना। आपको अगर पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमको फॉरेस्ट के बीच रहना है, माउंटेन्स के बीच रहना है ना, प्लेटू जाना है घूमने, है ना, लैंडस्केप देखना है, तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ भी आपकी एक नीड है, आपकी एक ज़रूरत है। और क्योंकि आपका ये पसंद है तो आपकी ज़रूरत हुई, और आपकी ज़रूरत है तो ये आपका रिसोर्स हुआ। और इस रिसोर्स को लेने के लिए हम लोग को कोई वैल्यू पे करना पड़ रहा है? नहीं पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग इस रिसोर्स को खुद से नहीं बनाया, अपना पैसे से नहीं बनाया, नेचर ने हमें दिया, तो इनके लिए हम लोग को वैल्यू पे नहीं करना पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक हुआ। तो आपको रिसोर्सेज, यूटिलिटी मतलब वही रिसोर्सेज का सिनोनिम्स यूटिलिटी। और रिसोर्सेज लेने के लिए हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है। वैल्यू इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक होता है। दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, व्हील टू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। समझिए, हम लोग ने रिसोर्सेज समझा, रिसोर्सेज का सिनोनिम वर्ड यूटिलिटी समझा, और रिसोर्सेज को पाने के लिए हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, है ना। वैल्यू पे करना पड़ता है, एक कोई अमाउंट, वैल्यू, पैसा पे करना पड़ता है रिसोर्सेज को पाने के लिए, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक होता है, नॉन इकोनॉमिक होता है, ये तो समझ गए। अब रिसोर्सेज का भी इवोल्यूशन आया है। जैसे कि रिसोर्सेज बहुत चीज़ होता है, जो रिसोर्सेज बहुत चीज़ मतलब कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपके मन में। ये 3 वर्ड से हट के अब बहुत सारा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप 10 वो लगभग सोचिए, 10 रिसोर्स सोचिए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोचेंगे तो अच्छी बात है ना, आपका माइंड डेवलप्ड होगा। और ठीक है, तो रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। तो रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया है। कैसे? जैसे कि हम लोग का एक रिसोर्स था बैलगाड़ी। पहले के समय में एक रिसोर्स ही है ना, बैलगाड़ी, ज़रूरत पड़ती थी बैलगाड़ी की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन वही बैलगाड़ी साइकिल में बदला, फिर साइकिल में बदला, आई थिंक मतलब कि उसके बाद साइकिल आई, फिर उसके बाद बाइक आई, फिर उसके बाद क्या आई, कार आई, फिर उसके बाद बस आए, फिर ट्रक आए, फिर जीप आए, फिर एरोप्लेन आया, हेलीकॉप्टर आया, बहुत सारा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट निकल गया। तो देखिए कि हम लोग ने कैसे चेंज किया रिसोर्सेज में, हम लोग ने कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि पहले हम लोग कहाँ बैलगाड़ी यूज किया करते थे, अब हम लोग कहाँ एरोप्लेन से उड़ते हैं। कि हालांकि टाइम, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हम लोग को बैलगाड़ी से एरोप्लेन बनाने में, एरोप्लेन पे आने में बहुत टाइम लगा, लेकिन हम लोगों ने आखिर में एरोप्लेन तक आ गए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और समय समय पर हम लोग और अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब संसाधनों का जो इवोल्यूशन आया, संसाधनों का इवोल्यूशन, जैसे कि ना संसाधनों का इवोल्यूशन आया, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय समय पे टेक्नोलॉजी की मदद से। याद रखिएगा, जो इवोल्यूशन आया, क्या जो इवोल्यूशन आया, बैलगाड़ी से हम लोग साइकिल बनाए, तो क्या उसमें सिर्फ टाइम बीत गया और हम लोग साइकिल मन में आया, सपने में आया कि हाँ एक ऐसा 2 चक्का वाला चीज़ बनाना चाहिए और आयरन देके ऐसे करके सीट बनाना चाहिए, हैंडल बनाना चाहिए, मन में नहीं ना आया। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लगाई, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और फिर हम लोगों ने साइकिल बनाई, फिर और टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम लोगों ने बाइक बनाई, फिर और टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम लोगों ने कार बनाई, फिर और टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो हम लोग एरोप्लेन तक चले गए। और इतने समय बीतने के बाद, टेक्नोलॉजी लगाने के बाद, हालांकि हम लोग का रिसोर्स में थोड़ा समय लगा, रिसोर्स का इवोल्यूशन आने में रिसोर्स में समय लगा, लेकिन समय लगने के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी लगा, और टेक्नोलॉजी और समय की मदद से समय बीता, टेक्नोलॉजी लगा, जिससे हम लोग का इवोल्यूशन आया। किस में? रिसोर्सेज में। जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग बैलगाड़ी में जाया करते थे, हालांकि वो समय बहुत पुराना था, लेकिन अब समय बीता, टेक्नोलॉजी लगाए रिसोर्सेज में, और हम लोग आज एरोप्लेन से उड़ते हैं। तो ये समझ जाइए कि रिसोर्सेज में इवोल्यूशन आ रहा है और आएगा भी फ्यूचर में। आप देखिएगा फ्यूचर में कि बहुत सारा, फ्यूचर में अब देखिएगा क्या आता है,
और हो सकता है एरोप्लेन से भी बहुत ही फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, है ना, क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है, हर दिन हम लोग के पास टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगा तो हम लोग फ्यूचर में और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बैलगाड़ी के एग्जाम्पल में देखें तो कहाँ हम लोग बैलगाड़ी से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में चलाया करते थे, लेकिन अब हम लोग एरोप्लेन से उड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की मदद से, याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज़ हो पाया संभव। तो आई थिंक ये आपको, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए पढ़ते हैं। नाउ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के 3 टाइप्स होते हैं। हम लोग ने रिसोर्सेज समझा, रिसोर्सेज यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज का सिनोनिम्स यूटिलिटी होता है, ये समझे। हम लोग को यूटिलिटी मतलब रिसोर्सेज को लेने के लिए वैल्यू पे करना पड़ता है, वैल्यू इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होता है। फिर इसमें रिसोर्सेज को इवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग ने इवोल्यूशन भी किया रिसोर्सेज का, बहुत एग्जांपल भी समझे थे। तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने टाइप होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग को प्रकृति से मिलते हैं, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यूजुअली दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम लोग को प्रकृति से मिलते हैं। जैसे कि रबड़, अगर आपको रबड़ लेना है तो लेटेक्स के पेड़ में जाना पड़ेगा, वहाँ से रबड़ लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेना है तो आपको अपने प्रकृति से लेना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है, टर्पेंटाइल ऑयल लेना है तो आपको प्रकृति में मतलब कि नेचर से लेना पड़ेगा, है ना। फिर ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ऐसे रिसोर्सेज जो भगवान के फ्री गिफ्ट हैं, नेचर के फ्री गिफ्ट है, और वह क्या है, एक रिसोर्स है, और वह क्या है, एक रिसोर्स है जो भगवान के गिफ्ट है, और वह क्या एक रिसोर्स है जो कहलाता है नेचुरल रिसोर्स। फिर से क्लियर कर दीजिए, ऐसे रिसोर्स जो कि भगवान के, हमारे प्रकृति के, नेचर के एक फ्री गिफ्ट होते हैं, जो नेचर से हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसमें हम लोगों को नेचर से हम लोग को वो प्राप्त करते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये सब लोग नेचर से लेते हैं और ये नेचर का गिफ्ट भी है। तो वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो एकदम ईजी वे में याद रखिए, ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग को नेचर से मिलते हैं, एंड दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट्स में। इसका बेसिस अगर देखें, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल। फिर ऑरिजिन के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं बायोटिक, एबायोटिक। स्टॉक के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। तो हम लोग स्पेसिफिकली समझते हैं, पहले ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हम लोग को प्रकृति से मिलते हैं, जो नेचर से मिलते हैं, जो फ्री गिफ्ट ऑफ क्या होते हैं, नेचर होते हैं। और फिर हम लोग अभी स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं क्या, कुछ बेसिस नेचुरल रिसोर्सेज के जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे अभी हम लोग एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, तो आप समझते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। अभी हम लोग समझे रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्स यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, फिर यूटिलिटी के लिए हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है, वैल्यू इकोनॉमिक होता है और नॉन इकोनॉमिक होता है, ये सब हम लोग समझ गए। अब फिर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप समझे, एक होता है रिसोर्सेज के टाइप समझे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग अभी नेचुरल रिसोर्सेज अभी पढ़ने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 4 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, स्टॉक, ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 2 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। पहले एक्चुअल पढ़ते हैं। दोज रिसोर्सेज ओज क्वांटिटी इज नोन टू अस एंड आर बीइंग यूज्ड बाय अस एग्जाम्पल, कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, एडीसी। देखिए, एक्चुअल रिसोर्स में क्या होता है कि आपको ये पता हो, जैसे आपको ये पता हो कि वो रिसोर्स कहाँ मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी मिल रहा है, ये आपको जब पता होता है, और हम लोग उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पूरा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अगर आपको ये पता हो, तब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब एक्चुअल रिसोर्स आप उसको कह सकते हैं। अभी समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लीजिए,
कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। रूर कहाँ है? वेस्टर्न जर्मनी में रूर है, रूर के एक प्रदेश का नाम है। वहाँ पर हम लोग को मालूम है कि हाँ रूर में कोल मिलता है, ठीक है। वहाँ पर ये भी मालूम है कितना क्वांटिटी में कोल प्रेजेंट है, और हम लोग को ये भी पता है कि हाँ हम लोग वहाँ से ले रहे हैं रूर से कोल। फिर यहाँ का एग्जांपल लीजिए, ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र। तो हम लोग को पता है कि हम लोग महाराष्ट्र से ब्लैक सॉइल ले रहे हैं, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये भी पता है हम लोगों को। फिर हम लोग को ये भी पता है कि वो कहाँ पर पाया जा रहा है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा, तो हम लोग को पता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। हम लोग को ये भी पता है कितने क्वांटिटी में पाया जा रहा है। हम लोग को ये भी पता है कि हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन कहाँ पाया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कितने क्वांटिटी में पाया जा रहा है ये पता होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कितने क्वांटिटी में पाया जा रहा है ये पता होना चाहिए। फिर ये पता होना चाहिए कि हम लोग उसको पूरा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिसका 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कि ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर कोल था, कोल एक रिसोर्स है, हम लोग को पता है कोल रूर में पाया जाता है, चलिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। हम लोग को ये भी पता है कि कोल जो रूर वेस्टर्न जर्मनी में वहाँ पर कितने क्वान्टिटी में पाया जाता है। तो अगर आपके पास इसका भी जवाब एग्जैक्ट है तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन कि हम लोग उसको ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, रूर से ले रहे हैं, तो भी पता चल गया। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो तब वो एक्चुअल रिसोर्स कहलाएगा। उसका जस्ट अपोजिट पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जहाँ पर हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता हो कि वो जो रिसोर्स है कहाँ पाया जा रहा है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोज रिसोर्सेज एंटायर क्वान्टिटी इज नॉट नोन to us, they are not known to us and they are not known entirely at present। देखिए जैसे कि एग्जांपल लीजिए विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी का। यहाँ पर तो हम लोग को पता था एक्चुअल रिसोर्सेज में कि रूर में हम लोग को कोल मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी मिल रहा है। महाराष्ट्र में हम लोग को क्या मिल रहा है, ब्लैक सॉइल मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी मिल रहा है, ये सब पता था। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए यहाँ पर कि हम लोग को पता है कहाँ मिल रहा है और कितनी क्वांटिटी मिल रहा है, मतलब कितना अमाउंट वहाँ प्रेजेंट है ये पता है। तो इसीलिए ये एक्चुअल रिसोर्स हो गया। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्स में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को नहीं पता रहता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है ये रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल विंड और न्यूक्लियर एनर्जी, हम लोग को ये नहीं पता है कि कहाँ पर विंड और न्यूक्लियर एनर्जी पाई जाती है, कहीं भी पा सकती है भाई, है ना। विंड और न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कितनी क्वान्टिटी में पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है, कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए और कितनी क्वांटिटी मिल जाए, ये नहीं हम लोग जान सके, ठीक है। तो हम लोग को अभी एग्जैक्ट नहीं पता है कि विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ कहाँ है और कितनी क्वांटिटी में है। लेकिन यहाँ एक्चुअल रिसोर्स में क्या है कि हम लोग को जो रिसोर्स हम लोग के एक्चुअल रिसोर्स में है, जैसे कोल एक्चुअल रिसोर्स में, तो यहाँ कोल पता है, कोल रूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इतने क्वांटिटी में पाया जाता है ना। और जर्मनी में पाया जाता है, जर्मनी के रूर में पाया जाता है। यहाँ तो पता है, प्लेस भी पता है हम लोग को, और कितने क्वांटिटी में पाया जा रहा है वो भी पता है। वही महाराष्ट्र में हम लोग को पता है कि ब्लैक सॉइल भारत में महाराष्ट्र में अच्छा खासा पाया जाता है, और ये भी पता है कि कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पता है कि विंड एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कितने क्वांटिटी में पाई जाती है भारत में या पूरी दुनिया में, और कहाँ पाई जाती है भारत या पूरी दुनिया में, तो ये तो भी नहीं पता है ना, कहीं भी मिल सकता है। तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज, जस्ट एक्चुअल रिसोर्स का अपोजिट। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग को पता रहता था कि ये जो रिसोर्स है किस प्लेस में पाया जाता है और कितने क्वांटिटी में पाया जाता है। लेकिन यहाँ नहीं पता कि किस प्लेस में पाया जाता है और कितने क्वांटिटी में पाया जाता है, यहाँ नहीं पता। बस इन दोनों में यही अंतर है, और ये था एक्चुअल और ये पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, बायोटिक और एबायोटिक। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। हम लोग ने समझा लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े। अब हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन समझते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, ऑल द लिविंग थिंग, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल, सारे ऐसे रिसोर्सेज जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जान है, जो जीवित है, जिनके अंदर जान है, जो जीवित है, वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, प्लांट भी एक रिसोर्स है, एनिमल्स भी एक रिसोर्स है ना, एनिमल से हम लोग को चिकन विकन मिलता है, तो वो भी एक हमारी एक रिसोर्स ही है। और प्लांट से हम लोग को बहुत चीज़ मिलता है, मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन मिलता है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट औषधियाँ मिलती है, ठीक है। तो प्लांट भी एक रिसोर्स हो गया, है ना, प्लांट का भी हम लोग को जरूरत पड़ता है, तो ये भी एक रिसोर्स हो गया। एनिमल्स भी रिसोर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसके अंदर लिविंग, जिसके अंदर जीवन है, जो
जिसके अंदर जीवन है, जो जीवित है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं। तो वो रिसोर्सेज जिसके अंदर जीवन है वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब ए बायोटिक रिसोर्सेज हम समझते हैं। ए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल द नॉन लिविंग थिंग, टेबल, चेयर, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, बायोटिक का जस्ट अपोजिट ए बायोटिक, मतलब कि जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, वो कहलाते हैं हम लोगों के क्या? वो कहलाते हैं हम लोग के ए बायोटिक रिसोर्सेज, ए बायोटिक थिंग, ठीक है। जैसे टेबल चेयर, टेबल चेयर रिसोर्सेज है, एक रिसोर्स है। टेबल पे हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, वो हमारी नीड है। और चेयर पे हम लोग का पैर दुख रहा है तो चेयर पे बैठ जाइएगा तो रिलैक्स मिलेगा, तो वो भी हमारी एक नीड है। तो जितना भी टेबल होता है, चेयर होता है, ये सब क्या है? ये भी एक रिसोर्स है, लेकिन ये क्या है? इसके अंदर जान नहीं है, तो इसके अंदर जीवन नहीं है, तो इसलिए ए बायोटिक रिसोर्स हो गया। तो हम लोगों ने समझा ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, बायोटिक, ए बायोटिक। अब हम लोग समझते हैं स्टॉक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। स्टॉक के बेसिस पे हम लोग अभी ओरिजिन के बेसिस पे समझे, इसके पहले हम लोग लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे समझे थे। लेवल ऑफ डेवलपमेंट में एक्चुअल और पोटेंशियल पढ़े, ओरिजिन के बेसिस पे ए बायोटिक और बायोटिक पढ़े। अब हम लोग स्टॉक के बेसिस पे पढ़ते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और एंड रिप्लेनिश क्विकली, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर। ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट कभी नहीं होते हैं, जो ख़त्म कभी नहीं होते हैं, वो रिन्यू हो जाते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर कभी ख़त्म होता है? नहीं होता है। अगर ख़त्म होता है तो बारिश फिर से होती है, और बारिश होती है फिर से वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है, और रिचार्ज होने के बाद हम लोग को क्या मिलता है? फिर से पानी का जो फैसिलिटी पहले से मिल रहा था, अब वो भी मिलना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या पानी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है? क्या सनलाइट कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है? क्या एयर ऑक्सीजन कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है? नहीं है ना। हालांकि ऑक्सीजन पल्यूट हो सकता है, लेकिन क्या ऑक्सीजन खत्म होने वाली चीज़ है? नहीं है। वाटर खत्म होने वाली चीज़ है? नहीं है ना। फिर हम लोग का सनलाइट खत्म होने वाली चीज़ है? नहीं है। तो ये सब क्या हो गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, और अगर वो ख़त्म होते भी है तो उसको रिन्यू कर दिया जाता है। जैसे कि वाटर अगर ख़त्म होता भी है तो उसको रिन्यू कर दिया जाता है। पानी बरसता है, फिर से वाटर टेबल रिचार्ज होता है, फिर से हम लोग का वाटर का जो स्कार्सिटी था वो फिर से फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट नहीं होते, जो रिप्लेनिश तुरंत हो जाते हैं, जो रिन्यू तुरंत हो जाते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, those resources which have limited stocks, takes thousands of years to renew if gets exhausted। ऐसे रिसोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम एक बार ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए भारत में, फॉर एग्जांपल, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अगर ख़त्म हो जाए तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं उसको वापस आने में, उसको वापस बनने में। आपने केमिस्ट्री में इसका फॉर्मेशन पढ़ा होगा, कोल का 30 करोड़ साल पहले बनना, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं हजारों क्या करोड़ों साल लग जाएंगे उसको रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिन्यूएबल में तुरंत अगर ख़त्म होते भी हैं तो तुरंत रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत रिप्लेनिश हो जाते हैं अगर ख़त्म होते भी हैं तो। लेकिन रिन्यूएबल में तो ऐसा भी रिसोर्स है जो कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता है, लेकिन जो ख़त्म होते हैं, जैसे वाटर, अगर थोड़ा सा स्कार्सिटी हो गया वाटर का तो क्या होगा, फिर से बारिश होगी, वाटर स्कार्सिटी को फुलफिल कर देगा, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं, जो फिर से वापस आ सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते, हो तो सकते हैं लेकिन उनको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सबको रिन्यू एक बार ख़त्म हो जाए तो ये सबको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, रिन्यू होने में, फिर से वापस आने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो ये हो गया स्टॉक के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, एबायोटिक। ये टॉपिक आपको आई होप समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्विटस और लोकलाइज। चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे पढ़ते हैं। हम लोग ने पहले अभी लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ लिया, जिसमें हम लोग एक्चुअल और पोटेंशियल पढ़े। फिर हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे पढ़े बायोटिक, एबायोटिक। फिर हम लोग स्टॉक के बेसिस पे पढ़े नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। फिर हम लोग अभी लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि है यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए, जैसे एयर और वाटर। अभी यहाँ पर एयर है, एयर और वाटर एंड सनलाइट। अभी यहाँ पर एयर है तो इसीलिए मैं
जीवित हूँ, मेरे लाइफ सक्सेस है, आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी लाइफ सक्सेस होगा क्योंकि वहाँ पर भी एयर है ना। तो ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाए, एयर एक रिसोर्स है जो आपको ऑक्सीजन देता है, जो आपको जीने की शक्ति देता है ना। और सनलाइट भी एक रिसोर्स है ना, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। वाटर भी एक रिसोर्स है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, यूबिक्विटस रिसोर्स के, मतलब जो हर जगह पाए जाएँ, है ना। जैसे कि एयर, सनलाइट हर जगह पाया जाता है, चाहे वो आप दूर पास कहीं भी चले जाइए, चाहे आप देश से बाहर चले जाइए या कोई स्टेट से ही बाहर चले जाइए, वहाँ पर आपको सनलाइट मिलेगा ही, है ना, वहाँ पर आपको एयर मिलेगा ही। ऐसा बात नहीं कि अगर आप देश के बाहर चले जाएगा तो एयर मिलना आपको बंद हो जाएगा, नहीं ना, वहाँ पर भी एयर मिलेगा, वहाँ पर भी सनलाइट मिलेगा। तो वो हो गए यूबिक्विटस रिसोर्स। और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, मतलब कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं। ये सब की तरह नहीं होते कि हर जगह पे पाए जाते हैं, वो कुछ ही सर्टेन प्लेस पे पाए जाते हैं, कुछ जगह पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल कॉपर और आयरन। ऐसा नहीं कि आप यहाँ खोदिएगा तो आपको कॉपर मिल जाएगा, नहीं। कॉपर के लिए आपको क्या कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कॉपर मिलने का, आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर आपको डिगिंग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, कॉपर निकालना पड़ेगा। तो ये कॉपर और आयरन वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए नहीं जाते हैं। और ऐसे बहुत, जैसे गोल्ड भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, तो ये सब हर जगह नहीं ना पाया जाता है। ये सब कहाँ पाया जाता है, सर्टेन प्लेस पे पाया जाता है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पर प्लेटू एरिया होता है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होते हैं, हर जगह पाने के पॉसिबिलिटी कम होते हैं। तो ये लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गए जो हर जगह पाए नहीं जाते, जो सर्टेन प्लेस पे पाए जाते हैं, वो हो गए लोकलाइज्ड रिसोर्स। इसी के साथ हम लोग का फाइनली खत्म होता है नेचुरल रिसोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। आइए पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। इससे पहले थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने अभी तक पढ़ा रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को डिस्कस किया। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखे, स्टॉक के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, सभी बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन समझ लिए। लेवल डेवलपमेंट में एक्चुअल और पोटेंशियल देखे, रिसोर्सेज देखे। फिर हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज पढ़े। फिर हम लोग क्या स्टॉक के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल पढ़े। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जो नेचुरली लिए जाएँ। Natural substance origin from changed resources. Iron ore became a resource when people learned to iron ore from it. देखिए, ऐसे रिसोर्स जो नेचुरली लिए जाएं, लेकिन वह रिसोर्स उसमें अपनी नीड के हिसाब से ह्यूमन इंटरेक्ट विथ नेचुरल सब्सटेंस टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब अपने नीड के हिसाब से उसमें चेंज लाएं। इस चीज़ को समझिए। मैं अभी पूरा समअप करके पूरा अच्छे समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल पकड़ते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल रबड़ का पकड़ लेते हैं। तो रबड़ किससे लिया आता है, रबड़ लेटेक्स से लिया जाता है, लेटेक्स के पेड़ से लिया जाता है। तो रबड़ लेटेक्स के पेड़ से लिया जाता है, तो पेड़ एक नेचुरल रिसोर्स हो गया और लेटेक्स क्या हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। लेकिन हम लोग लेटेक्स को लेने के बाद उसमें अपनी नीड के हिसाब से ह्यूमन इंटरेक्ट विथ नेचुरल सब्सटेंस, यहाँ पर हम लोग नेचुरल सब्सटेंस जो लेटेक्स था उसमें इंटरेक्ट किए टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम लोग अब कैसा लेटेक्स को अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और उसको अपने नीड के हिसाब से बनाएंगे। तो अपने नीड के हिसाब से लेटेक्स को बनाएंगे रबड़, और रबड़ से हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो लिए जाते हैं नेचुरली, लेकिन उसमें हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करके अपने नीड के हिसाब से उसमें चेंज लाते हैं और उसे अपने नीड के हिसाब से बनाते हैं और उसे यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल रबड़ है, पेपर है। जैसे पेपर हम लोग कैसे नेचुरली लेते हैं, लेकिन क्या होता है, नेचुरली पेपर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसमें अपने नीड के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं और उसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन उसमें जो मानव है उसमें जो पेपर लेता है पेड़ से, है ना, ब्रांच से, और ब्रांच से लेता है तो नेचुरल हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच पर नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग की नीड थी पेपर, क्योंकि मॉडर्न डे के हिसाब से हम लोग आजकल कितना पेपर का यूज होता है आप जानते ही हैं, है ना। हमारे पढ़ने लिखने के लिए होता है और बहुत ऑफिस वर्क के लिए भी होता है पेपर का प्रयोग। तो हम लोग क्या किए, ब्रांच पे तो नहीं लिख सकते, तो ब्रांच लिए, वो एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, उस पर हम लोग इंटरेक्ट किए, ह्यूमन मानव इंटरेक्ट किया और उसको अपने नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाया, उसको क्या बना दिया, पेपर में कन्वर्ट कर दिया और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे रिसोर्स जो हम लोग तो नेचुरली लेते हैं, लेकिन हम लोग नेचुरल सब्सटेंस में कुछ मॉडिफिकेशन लाकर और उसमें इंटरेक्ट करके कुछ मॉडिफिकेशन लाकर उसको अपने नीड के हिसाब से बनाए। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने उसको नीड के हिसाब से बनाए, हमारी ज़रूरत थी ना वो। जैसे कि हमारी ज़रूरत थी कि हमारी ज़रूरत थी कि
रबड़ में भी जैसे एग्जांपल बताया, हम लोग को जरूरत थी रबड़ लेना, तो हम लोग रबड़ कैसे लिए, नेचुरल सब्सटेंस से, हालांकि लेटेक्स ही रहता है, लेकिन हम लोग उसको रबड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं, कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं। वो सब काम कौन करता है, भगवान ने ना करते, नेचर ने ना करता, वो सब हम लोग करते हैं, क्योंकि वो हम लोग की नीड थी रबड़, तो इसीलिए हम लोग उसको अपने हिसाब से ह्यूमन इंटरेक्ट विथ नेचुरल सब्सटेंस टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ह्यूमन मेड रिसोर्स में ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल सब्सटेंस में, जैसे नेचुरल सब्सटेंस क्या आता है यहाँ पर, लेटेक्स, उसमें इंटरेक्ट किया और उसको अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको रबड़ बना दिया और यूज करने लगा। वही चीज़ पेपर में है, रोड में है, बिल्डिंग में है, तो यही चीज़ को कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। आई थिंक ह्यूमन मेड रिसोर्स भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग जैसा कि अभी पढ़े ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, हम लोग नेचर से लेते हैं, अपने नीड्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं और उसे यूज करते हैं, तो वो हो गया हम लोग का ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए थे रबड़ का, पेपर का, फिर सीमेंट भी होता है, सीमेंट जैसे वो लाइम स्टोन से ले आता है, और लाइम स्टोन तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन उस पर हम लोग अपना मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं, उसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करने के बाद अपना यूज में लाते हैं, क्योंकि हम लोग का नीड था इसलिए हम लोग मॉडिफाई किए, नेचुरल रिसोर्स में इंटरेक्ट करके उसमें वहाँ पर मॉडिफिकेशन किए और वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल होता है और टेक्नोलॉजी होता है, जो एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा, अगर आपके अंदर में नॉलेज है, स्किल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है आपके पास, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, तो आप इजीली कोई भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा कि हम लोग लाइम स्टोन में केमिकल्स डाल के उसको सीमेंट भी बना सकते हैं, तो कैसे आप डेवलप कर पाइएगा हमारी रिसोर्स को। अगर आपके पास स्किल ही नहीं रहेगा उसको बनाने का, वो सब चीज़ों को, केमिकल्स को बनाने का, तो कैसे आप डेवलप कर पाइएगा। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगा, मिक्सिंग बड़ी, अब तो आप छोटा लेवल पे कीजिएगा नहीं, बड़ा लेवल पे कीजिएगा, तो बड़ा लेवल पे कीजिएगा तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी, और जब आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगा ही नहीं तो आप कैसे एक रिसोर्स को डेवलप कर पाइएगा। तो एक चीज़ इससे पहले याद रख लीजिएगा, एक ह्यूमन के अंदर नॉलेज होता है, स्किल होता है, टेक्नोलॉजी होता है, जो एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ह्यूमन जो होते हैं ना, वही क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आया, वो मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। देखिए ह्यूमन रिसोर्स होता क्या, ये समझिए। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, आदमी के अंदर मेंटली और फिजिकली जो एबिलिटीज़ होते हैं वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि मेंटली मतलब आपके पास नॉलेज कितना है, और फिजिकली मतलब आप फिट कितने हैं, और फिट कितने, आपका हेल्थ कितना अच्छा है। ऐसा बात नहीं कि आप पतले हैं, दुबले हैं और आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, और आपके पास क्या है, फिजिकल जो एबिलिटी होता है वो कुछ नहीं है, दौड़ने का नहीं है, भागने का नहीं है, और आपके पास मेंटली भी हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका हमेशा प्रेशर राइज रहते हैं, आपका मेंटली हेल्थ अच्छा नहीं है और आप फिजिकली हेल्थ अच्छा नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ह्यूमन रिसोर्स क्या कहलाता है कि ह्यूमन के अंदर जो एबिलिटीज़ होते हैं, मेंटली और फिजिकली बोथ, याद रखिएगा, मेंटली एंड फिजिकली एबिलिटीज़ इन ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेंटली और फिजिकली जो एबिलिटीज़ होते हैं वो एक आदमी के अंदर, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि ह्यूमन जो होता है उसके अंदर नॉलेज होता है, स्किल होता है, टेक्नोलॉजी होता है। टू डेवलप अ रिसोर्स, एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आदमी को नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, स्किल की और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी याद रखिएगा कि जो आदमी के अंदर एबिलिटी होता है, क्वांटिटी एंड एबिलिटी मेंटली एंड फिजिकली ऑफ द पीपल, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। मैं आपको समझा दिया। मेंटली मतलब होता है जो आपका मेंटली होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपका मेंटली जो दिमाग है वो कितना शांत है, और आप मतलब कि कितना ईजिली फ्री फील करते हैं, और आपका फिजिकली मतलब कि आप कितने फिट हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है। अगर ये दोनों चीज़ अच्छा है क्वांटिटी में, और आपके पास ये दोनों चीज़ अच्छा है, मेंटली आप फिट हैं, फिजिकली फिट है, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। Human resource development, education, health and skill enhance the quantity of people. This help in development of other resources. देखिए ये भी चीज़ याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं ह्यूमन रिसोर्सेज आपको बोलूँ तो आपको ये याद आना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज वो चीज़ होते हैं जो आदमी के अंदर एबिलिटी होते हैं, जो आदमी के अंदर क्या होते हैं, एबिलिटी होते हैं, मेंटली और फिजिकली
वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो मेंटली और फिजिकली जो एबिलिटी होता है ह्यूमन के अंदर, वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए क्या होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के मतलब कि आपके अंदर के मेंटली और फिजिकली जो एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करने, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब तो वही चीज़ है ना, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्स, द एबिलिटीज एंड क्वांटिटी ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। ठीक है, आदमी के अंदर जो मेंटली और फिजिकली जो एबिलिटी होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए मतलब यही क्वांटिटी, क्या चीज़ का क्वांटिटी, मेंटली और फिजिकली एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की जरूरत पड़ेगी। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ पीपल, दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज। पहले हम लोग समझते हैं एजुकेशन, हेल्थ और जो स्किल है वो कैसे डेवलप करता है एक ह्यूमन रिसोर्स को। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स, जब भी मैं बोलूँ आपको ह्यूमन रिसोर्स जब मैं आपको बोलूँ, जब भी ह्यूमन रिसोर्स बोलूँ तो आपको मन में आ जाना चाहिए क्या, आपको मन में आना चाहिए जो क्वांटिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, किसके अंदर एबिलिटी होते हैं, मेंटली एबिलिटी और फिजिकली एबिलिटी होती है एक आदमी के अंदर, एक पीपल के अंदर, वो होता है हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स, याद रखिएगा। तो वही ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, मतलब यही क्वांटिटी और एबिलिटी, फिजिकली क्वांटिटी और एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग को एजुकेशन, यहाँ देखिए एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये मत बोल दीजिएगा कि नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है। नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी ये जरूरत पड़ती है हम लोगों को रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप करने के लिए, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ती है नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, मतलब क्वांटिटी और एबिलिटी ऑफ मेंटली एंड फिजिकली क्वांटिटी एबिलिटी को, एक आदमी के अंदर मेंटली फिजिकली क्वांटिटी को डेवलप करने के लिए क्या 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। देखिए, समझिए कैसे, आपको समझ में आ गया ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। आदमी के अंदर क्वांटिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदमी के अंदर क्वांटिटी, एबिलिटी, क्या चीज़ का क्वांटिटी, क्या चीज़ का एबिलिटी, मेंटली एबिलिटी, मेंटली क्वांटिटी और मेंटली एबिलिटी और फिजिकली एबिलिटी, आदमी के अंदर जो होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो वही क्वांटिटी, क्या चीज़ का क्वांटिटी, वही एबिलिटी, मेंटली एबिलिटी और फिजिकली एबिलिटी जो आदमी के अंदर होता है उसको डेवलप करने के लिए आपको नॉलेज, स्किल और हेल्थ की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक स्टोरी समझिए। मान लीजिए एक आदमी का नाम रोहन है और एक आदमी का नाम सोहन है। ठीक है, ठीक है, दोनों नेबर्स थे, दोनों क्या थे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक इमेजिनरी स्टोरी बना देता हूँ। दोनों नेबर्स थे, दोनों पड़ोसी थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे। और मोहन बचपन में पढ़ाई किया, एजुकेशन प्राप्त किया, लेकिन सोहन उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, वो एजुकेशन प्राप्त नहीं किया। ठीक है, मोहन सुबह सुबह वॉकिंग में जाता था, हेल्दी फूड्स खाता था, है ना, अपना हेल्थ को अच्छा रखता था, लेकिन सोहन नहीं रखता था। रोहन क्या करता था, स्किल को अपना डेवलप कर, मतलब कि समर वेकेशन, फॉर एग्जांपल जब रोहन का समर वेकेशन आता था तो समर वेकेशन में वो टाइम वेस्ट नहीं करता था, वो पढ़ाई कर लेता था, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अपनी किताबों से बाहर निकल कर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जान लेता था, कुछ मेडिसिन के बारे में जान लेता था, है ना, तो ये सब जान लेता था। तो वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहा था, ड्राइविंग सीख लेता था। ठीक है, तो वो अपनी स्किल को एनहेंस कर दिया। लेकिन सोहन अपना खाली समर वेकेशन के दिन खाली टाइम काटता रहता था, मतलब कि उतना समर वेकेशन में उतना समर वेकेशन का फ़ायदा को नहीं उठाता था, तो वहाँ उसका स्किल भी डेवलप नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर फ्यूचर में जब इन दोनों में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। रोहन में रिजल्ट पाया गया कि रोहन का ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट रोहन में बहुत ही इंक्रीज हुआ, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट जो सोहन में था वो बहुत डिक्रीज हो गया, उसका ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटी होता है, मेंटली और फिजिकली एबिलिटी जो आदमी के अंदर होता है, मतलब कि मेंटली और फिजिकली, जो हम लोग फिजिकल फिट रहते हैं, फिजिकली एबिलिटी जो होता है, जो आदमी के अंदर मेंटली और फिजिकली एबिलिटी होता है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। और वही ह्यूमन रिसोर्स मतलब वही एबिलिटी, मेंटली एबिलिटी और फिजिकली एबिलिटी को हम लोग इंक्रीज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमको 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। लेकिन रोहन ने जो किया,
एजुकेशन, हेल्थ और स्किल में हमेशा एजुकेशन भी प्राप्त किया, हेल्थ भी अच्छा रखा, स्किल भी टाइम टू टाइम सीखते गया, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेवलप्ड हुआ। और लेकिन जो सोहन था वो एजुकेशन प्राप्त नहीं किया अच्छे से, और क्या हुआ, हेल्थ भी अच्छा नहीं रखता था, रोज़ लेट से उठता था सोहन और फास्ट फूड खाता था। लेकिन और यहाँ पर जो ये था स्किल, लेकिन ये जो स्किल था, ये स्किल को भी अच्छे से डेवलप नहीं किया, ये खाली समर वेकेशन टाइम को पास करता था, है ना। तो इसमें रिजल्ट आया फ्यूचर में कि रोहन का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, लेकिन सोहन का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। सोहन का जो ह्यूमन रिसोर्स था वो डेवलप जरा सा भी नहीं हुआ, लेकिन रोहन का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ, इसका मतलब उसका मेंटली और फिजिकली वो फिट हो गया। कौन? रोहन। वही तो चीज़ है, मैंने आपको बताया। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है, मेंटली और फिजिकली जो एबिलिटीज़ होती है आदमी के अंदर, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो वही ह्यूमन रिसोर्स को वो डेवलप कर लिया, मेंटली फिजिकली एबिलिटी को डेवलप कर लिया रोहन। लेकिन यही जो सोहन था वो डेवलप नहीं कर पाया। डेवलप 3 चीज़ों की मदद से किया जाता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। तो ये हमेशा से एजुकेशन, हेल्थ और स्किल को बरकरार रखता था, लेकिन ये नहीं रखता था, तो इसका ह्यूमन रिसोर्स डाउन हो गया, इसका ह्यूमन रिसोर्स ऊपर हो गया, मतलब कि हाई हो गया। तो ह्यूमन रिसोर्स आपको समझ में आना चाहिए। फिर से मैं रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन जो होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उससे पहले आपको मैं बताएं, ह्यूमन आदमी के अंदर नॉलेज होता है, स्किल होता है, टेक्नोलॉजी होता है। कोई भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आदमी के पास कोई भी रिसोर्स, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिसोर्स, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, तो कोई भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, ये तीनों में से कोई भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आदमी को यही 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन की, एजुकेशन रहेगा तो आप नेचुरल रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, स्किल रहेगा तो आप नेचुरल रिसोर्स डेवलप करते हैं। ये तीनों, अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है, टेक्नोलॉजी है, स्किल है, नॉलेज है, तो आप कोई भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ये तो चीज़ समझ गए, कोई भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, पहले ह्यूमन रिसोर्स समझे, फिर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, फिर हम लोग वो समझे। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, आदमी के अंदर क्वांटिटी और एबिलिटी, मेंटली एंड फिजिकली एबिलिटी जो आदमी के अंदर होता है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की जरूरत पड़ती है। मतलब वही क्या, मेंटली और फिजिकली एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर रोहन ने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए यही 3 चीज़ का इस्तेमाल किया, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल का, और उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड हो गया। इसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाया सोहन का। तो आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ह्यूमन रिसोर्स, और हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स समझ में आया होगा। और आप ये समझ जाइए कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और स्किल की जरूरत पड़ती है। और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एबिलिटी, मेंटली और फिजिकली एबिलिटी होता है जो आदमी के अंदर, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। और एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आपको नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी एक रिसोर्स को डेवलप करने के लिए होता है। मतलब कि कोई भी रिसोर्स, 3 में से कोई भी रिसोर्स हो सकता है, जो हमने 3 रिसोर्स अभी पढ़े। और लेकिन ये जो है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल है, ये ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए होता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मेंटली और फिजिकली एबिलिटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये समझ में आ गया ये टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, तो आइए उस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो चलिए स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। आई थिंक आपको जो इतना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और ये लास्ट टॉपिक है ना, कंजर्विंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिवन दैम टाइम टू गेट रिन्यूड। देखिए कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है, ये समझिएगा आप। कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्स को कंजर्व करना मतलब रिसोर्स को बचा के रखना। इसका मतलब क्या है, मतलब इस टर्म का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज को, संसाधनों को अच्छे से यूज करना। फॉर एग्जांपल वाटर एक रिसोर्स है, उसको हम लोग अगर अच्छे से यूज करते हैं और यूजिंग केयरफुली एंड गिवन टाइम टू गेट रिन्यूड, हम लोग अगर अच्छे से यूज करते हैं, केयरफुली यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को ओवर यूज़ नहीं करते, बेमतलब का वेस्ट नहीं करते वाटर का, है ना। अगर हम लोग वाटर को अच्छे से यूज करें, वेस्ट नहीं करें वाटर का, तो हम क्या होगा,
वाटर अच्छे से सेव होके रहेगा, वाटर का स्कार्सिटी, वाटर का शॉर्टेज नहीं होगा, है ना। और हम लोग अगर नहीं करते, क्या नहीं करते, अगर वाटर को समय से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, बारिश होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं वाटर को, मतलब कि बारिश, मैं क्यों बोल रहा हूँ बारिश होने से पहले, क्योंकि बारिश होने के बाद ही तो हम लोग का वाटर टेबल रिचार्ज होता है, और रिचार्ज होने के बाद ही तो हम लोग का फिर से वाटर आता है हम लोग के ज़मीन के नीचे। कैसे, मैं वो अगर प्रोसेस बताऊँ तो इवापोरेशन होता है, सनलाइट की एनर्जी की मदद से इवापोरेशन, फिर वो जो वाटर का स्टेट चेंज होता है, फिर वो उसका गैसियस फॉर्म में होता है, फिर वो ऊपर जाता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर पानी बरसता है। तो पानी अगर बारिश से पहले, रेनफॉल से पहले ही हम लोग सारा पानी को ख़त्म कर दें तो वो नहीं कहलाता है, कंजर्विंग रिसोर्सेज में नहीं आएगा। रिसोर्सेज कंजर्विंग मतलब होता है कि अच्छे से रिसोर्सेज को यूज करना, केयरफुली रिसोर्सेज को यूज करना कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, बाद में हम लोग को दिक्कत ना हो। अच्छे से यूज करना रिसोर्सेज को, और उसको टाइम देना, रिन्यू होने में टाइम देना। ऐसा नहीं कि आप वाटर को यूज करते जा रहे हैं और उसको टाइम ही नहीं दे रहे रिन्यू होने का, वापस उसको उत्पाद मतलब पैदा होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, वाटर को फिर से वाटर का सोर्स डेवलप करने का टाइम ही नहीं दे रहे। मतलब कि आप पानी को यूज कर लिया, पूरा ख़त्म कर लिया पानी को, और बारिश होने से पहले ही सारा पानी ख़त्म कर दिए, और आपका पानी का स्कार्सिटी हो गया आपके पास। अगर आप पानी को अच्छे से यूज करते, धीरे धीरे यूज करते, आप पानी का वेस्टेज नहीं करते, तो पानी अभी आप तक आपके पास रहता, और बारिश आती और पानी भर जाता। लेकिन आप बारिश होने से पहले ही वाटर को ख़त्म कर दीजिएगा तो फिर आपको स्कार्सिटी से फेस करना पड़ेगा। तो इसका क्या है कि अच्छे से रिसोर्स को यूज करना, अपने संसाधनों को केयरफुली अच्छे से यूज करना, ध्यान से यूज करना, और उन्हें समय देना रिन्यू होने में। अगर आप बारिश होने का समय, अगर आप बारिश का इंतज़ार नहीं करते हैं, समय बारिश का इंतज़ार नहीं करते और पानी को ओवर यूज करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं, तो होगा क्या, पानी बारिश से पहले ही ख़त्म हो जाएगी और रिन्यू नहीं हो पाएगी, पानी बहुत लेट से रिन्यू होगी, अब बारिश आएगी तब रिन्यू होगी। अगर आप तब तक बचा के रखते तो आप अच्छे से यूज करते, ओवर वेस्ट नहीं करते, तो तभी भी आप यूज कर सकते थे और अभी भी आप यूज कर सकते थे, स्कार्सिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये था हम लोग का रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पहले ये समझिए। बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, अभी का जितना भी नीड है रिसोर्सेज का अभी का नीड को हम लोग अच्छे, जैसे कि मानते हैं रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिसोर्सेज जैसे कि अगर हमारे पेट्रोलियम का एग्जांपल ले लीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि बिना कार, पेट्रोल के, डीजल के, ट्रक डीजल के नहीं चल सकता, ये हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ऐसा तो हम लोग नहीं करेंगे कि ये कंजर्विंग रिसोर्स के तहत हम लोग पेट्रोल का यूज करना बंद कर देंगे, नहीं। हम लोग को क्या करना है कि उसका लो अमाउंट में यूज करना है, ऐसा यूज करना है जिससे अभी इन दिस टाइम हम लोग अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर लें। मतलब अगर हम लोग पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम लोग पेट्रोल को ले लें, चलिए पेट्रोल को ले लिए, आप अपना व्हीकल भी चला दिए, लेकिन आप ऐसा कीजिए जिससे आप अपनी प्रेजेंट नीड को भी पूरा कर सके रिसोर्सेज का। अगर आपको पेट्रोल का नीड है तो आप पेट्रोल लेके तो कर लीजिए अपना नीड को पूरा, लेकिन ऐसा कीजिए कि आप अभी का नीड को भी पूरा कर लीजिए, और इतना भी मत इस रिसोर्सेज को ख़त्म कीजिए जिससे आपका आने वाला जनरेशन उस रिसोर्सेज को नहीं प्राप्त कर पाए, जिससे उनको दिक्कत हो। अगर वही वाटर का एग्जांपल लें, अगर अभी आप वाटर अच्छे से यूज करते हैं, ओवर यूज़ वाटर का नहीं करते, वेस्ट वाटर का नहीं करते, अच्छे से यूज करते हैं, तो क्या होगा कि आप अभी भी अच्छे से यूज कर पाएंगे, और आपके आने वाली पीढ़ियाँ, आपके आने वाला फ्यूचर का जनरेशन जो आप लोग का रहेगा, वो भी अच्छे से वाटर का यूज करेगा, और वहाँ पर भी वो लोग वाटर का स्कार्सिटी नहीं होगा, वहाँ पर वाटर का शॉर्टेज नहीं हो पाएगा अगर आप अच्छे से वाटर का यूज करते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना प्रेजेंट समय में, आगे प्रेजेंट समय वर्तमान काल में अच्छे से अगर हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उसको कंजर्व करते हैं और उसको बचा के रखते हैं, पानी को फॉर एग्जांपल, और पानी को बचा के रखते हैं किसके लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और सिर्फ पानी नहीं, ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हैं जिसको अगर हम लोग अभी बचा के रखते हैं, अभी अच्छे से यूज करते हैं, अपनी नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर लें अभी के समय में, और साथ ही साथ हम लोग उसको बचा के भी रखें, कंजर्व करके भी रखें अपने फ्यूचर के लिए, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग। रिड्यूसिंग कंजप्शन मतलब खपत को कम कीजिए, मतलब कि अगर आपको 1 लीटर वाटर का ज़रूरत है, अगर आपको आधा गिलास वाटर की ज़रूरत है, तो क्या ज़रूरत है आपको पूरा गिलास वाटर लेने की,
फिर आप आधा पानी पीजिएगा, आधा पानी फेंक दीजिएगा, तो क्या ज़रूरत था लेने का। आधा गिलास ही पानी लीजिए, जितना नीड है उतना लीजिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही याद रखिएगा, ठीक है। अभी और पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, क्या सिद्धांत है प्रिंसिपल के बारे में अभी और पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, लेकिन रिड्यूसिंग कंजप्शन ये याद रखिएगा कि खपत को कम कीजिए, अगर जितना नीड है उतना ही लीजिए। रिसाइकलिंग, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, पॉलीथीन लेते हैं या प्लास्टिक का बोतल लेते हैं, आप उसको फेंक देते हैं, नहीं, उसको रिसाइकल करने दे दीजिए, जिससे उसका फिर से प्रयोग हो पाएगा, वरना वो तो अपने सॉइल में डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग को दिक्कत देगा, ठीक है। तो रिसाइकलिंग करने का मौका दीजिए, ठीक है, उसको फेंकिए ऐसे बाहर मत, ठीक है। रीयूजिंग मतलब कि अगर आप ना प्लास्टिक का जो बैग लाते हैं, आप प्लास्टिक का जो पॉलीथीन लाते हैं, आप सब्जी खरीदते मार्केट से, प्लास्टिक का पॉलीथीन लाए, उसको फेंक दिए, इसके वजह आप कपड़े का पॉलीथीन यूज करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता, आप उसको अभी भी यूज कर सकते हैं, कल भी यूज कर सकते हैं, कल भी सब्जी ले जाएंगे कोई कपड़े का बैग लेके जाइएगा, परसों भी ले जाएंगे सब्जी तो कोई कपड़े का बैग लेके जाइएगा। इससे क्या होगा, हम लोग का इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और जिससे हम लोग का रिसोर्सेज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था कंजर्विंग रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आज के समय में रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना और अच्छे से हम लोग उस नीड को आज के समय में सेटिस्फाई कर लें। वाटर की नीड है हम लोग को, मालूम है हम लोग को, लेकिन अगर हम लोग अभी के समय में अच्छे से नीड को सेटिस्फाई कर लें, ओवर यूज़ करते नहीं, अगर हम लोग वाटर का ओवर वेस्ट नहीं करते हैं और अभी के समय में हम लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी और उसको कंजर्व करके रखते हैं वाटर को, फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल, अगर उसको कंजर्व करके रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ पानी को का स्कार्सिटी उसको फेस ना करना पड़े, तो इसीलिए हम लोग वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि अपने रिसोर्सेज को अभी के समय में अच्छे से यूज करना और साथ ही साथ उसको बचा के रखना उस रिसोर्स को, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको उस रिसोर्स का स्कार्सिटी ना हो, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था और कुछ 3 पॉइंट, रिड्यूसिंग, कंजप्शन, रिसाइकलिंग और रीयूजिंग याद रखिएगा आप। अब पढ़ते हैं, चलिए, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए आप लोग पढ़ते हैं सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझे, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिवन देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप वो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग समझते हैं कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें। रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब पहला प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। दुनिया में जो भी चीज़ के अंदर जीवन है सबको आप रिस्पेक्ट दीजिए। मतलब कि कोई एक प्लांट आपके घर के बाहर लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसको सूखने दीजिए, उसको पानी दीजिए ताकि वो बड़ा हो, आपको फल फूल दे और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी दे, ठीक है। तो सारे चीज़ों को रिस्पेक्ट करना है, जिसके अंदर जीवन है सारे चीज़ों को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। इम्प्रूव दी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब कि देखिए ह्यूमन लाइफ को क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। कैसे, इसका मतलब है कैसे कि अगर आप अपना पॉल्यूशन करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, है ना, तो वो पॉल्यूशन जाके पानी में मिलेगा, वो पॉल्यूशन हमारे एयर में मिलेगा, जिससे क्या होगा, बाद में वही पानी और वही हवा को आप ही इनटेक कीजिएगा, आप ही पीजिएगा, पानी को वही हवा को आप ही इनटेक कीजिएगा, बाद में आप ही को नुकसान है ना, इनडायरेक्टली। आप मान लीजिए पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे पानी में पॉल्यूशन, जिसमें हवा में पॉल्यूशन, हवा को इनटेक कर रहे हैं, पानी को पी रहे हैं, फिर बाद में इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आप में ही सारा जो वो डिजीजेज है वो आ रहा है। तो क्या करना है, आप लोगों को इम्प्रूव करना है अपनी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को। ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें दूसरा जो गोल हम लोग पढ़े कि आपको ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैसे, वो आपको बताया कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, जिससे आपको क्या कि वाटर में आपका पॉल्यूशन ना जाए, वो एयर पॉल्यूशन ना हो, जिसके इनडायरेक्टली आप ही को नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए आप ह्यूमन लाइफ को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो पॉल्यूशन को कम कीजिए, ठीक है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब अर्थ का जीवन शक्ति और अर्थ का विविधता को बचा के रखिए। जीवन शक्ति, वाइटलिटी, मतलब क्या होता है वाइटलिटी, मतलब कि अगर आप पॉल्यूशन बहुत फैलाते हैं तो अर्थ का क्या होगा, अर्थ में क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे नेचुरल प्रोसेसेस डेवलप हो जाएंगे, अर्थ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जिससे क्या होगा, हम लोग को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, बहुत ही सारे बीमारियां फैलेगी। अगर आपको अर्थ का जीवन शक्ति को बचाना है और अर्थ का डाइवर्सिटी को बचाना, डाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि बहुत तरह के अनेक प्रकार के जानवर हैं, अनेक प्रकार के फूल पौधे
है, वनस्पतियाँ हैं, प्लांट हैं हमारे अर्थ के अंदर, तो वो सबको बचाना है आप लोगों को। ये कहता है हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ का जीवन शक्ति को बचाना है, पॉल्यूशन को कम करना है, और हम लोग का अर्थ का विविधता को बचा के रखना है, अर्थ का डाइवर्सिटी को बचा के रखना है। बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे हम लोग के क्या है, बहुत सारे हम लोग के क्या है, प्लांट्स हैं, तो उस सबको बचा के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्स का डिप्लेशन को कम करना है। मतलब नेचुरल रिसोर्स जैसे कि आप पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, जैसे कि पैसा पाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, जो हाथी का जो दांत होता है उसको काट के बेच देते हैं। तो ये सब क्या होता है, पैसा कमाने के लिए ये तो कर लेते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग को बचा के रखना है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखना है ना, सारी चीज़ को बचा के रखना है, मिनिमाइज़ करना है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम लोग पेड़ कम काटने हैं, सारा पेड़ कम काटने हैं, जिससे नेचुरल रिसोर्स मिनिमाइज रहे, जिससे हम लोग को क्या हो, ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये हो गया हम लोग का 4th पॉइंट, हम लोग का ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 6th पॉइंट क्या है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। मान लीजिए आप कहीं गए, वहाँ पर आप बॉटल, एक प्लास्टिक का बोतल पानी पी और फेंक दिए, डस्टबिन में नहीं फेंके, फेंक दिए ज़मीन पे, तो वो क्या हुआ, वो वहाँ पर आपका अपना पर्सनल एटीट्यूड जो है, आपका जो पर्सनल का अंदर आपका एटीट्यूड है, उसको चेंज कीजिए। आप उसको बगल में डस्टबिन में भी डाल सकते थे, लेकिन आप उसने उसको फेंक दिया नीचे। तो आप अपना क्या चेंज कीजिए, अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज कीजिए इन्वायरमेंट के टूवर्ड्स, और अपने हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बचाइए, है ना। अगर आप फेंक देंगे प्लास्टिक को ऐसे नीचे, तो हम लोग का इन्वायरमेंट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी और डिसीजेस फैलेंगे, है ना। तो ये क्या करना है, अपना एटीट्यूड को चेंज करना है ना, गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है। तो ये 5वां हो गया हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और 6ठा लास्ट क्या है, अनेबल कम्युनिटी टू केयर देयर ओन इन्वायरमेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई विलेज चले जाइए, वहाँ पर अवेयरनेस कैम्प चलाइए, ऐसा बोलिए कि जो आपके आसपास नहर है, आपके पास जो नदियाँ हैं, उस नदियों में आप कचरा मत फेंकिए, उस नदियों में आप ऐसा विलेज गांव के लोगों का ये अवेयरनेस कैंप चलिए, गांव के लोगों को समझाइए, अवेयरनेस कैंप चलिए कि वहाँ पर जो कचरा है, जो आपके पास गंदगी है, वो आप नहर में मत डालिए, पानियों में मत डालिए, जिससे आपको ही नुकसान होगा। तो आप ऐसे अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं, अवेयरनेस कैंप चला के जो आसपास की कम्युनिटियाँ हैं उनको अवेयर कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक। तो रिवाइज कर लेते हैं पीछे से। हम लोग रिसोर्सेज समझे, रिसोर्सेज यूटिलिटी प्रोवाइड करता है ना, रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझे, जो हमारे नीड्स को पूरा कर सके, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी हम लोग को एक वैल्यू दे, यूटिलिटी लेने के हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है, वैल्यू नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक होता है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़े, और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी पढ़े, जिसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, ये आप याद कर लीजिएगा फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये हम लोग का फाइनली एंड होता है एनसीईआरटी का क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के वीडियो के साथ।